इतवार के रोज़ मिडल ईस्ट के अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई और तब्दीली आई शाम के अंदर। शाम में जो बशार अल असद की हुकूमत थी, 24 साल उनको हो गए थे और ओवरऑल जो असद रजीम है उनका जो इक़्तिदार है वो 50 साल से ज़्यादा मुहित था। 1970 में जो बशार अल असद के वालिद थे हाफिजुल असद, वो एक पुलिस वो आर्मी अफसर थे, उन्होंने कू किया और 2000 तक, जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ, वहाँ पर वो बरसर इक़्तिदार रहे। उसके बाद जो कमान है वो आ गई उनके जो साहबजादे हैं बशार अल असद के पास, और अब उनका खात्मा हुआ है। और जिस ड्रामेटिक तरीके से हुआ है 2011 में एक अपराइजिंग हुई थी हुकूमत मुखालिफ, जैसे कहते हैं अरब स्प्रिंग, लेकिन बाद में उस अरब स्प्रिंग को या जो प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस का जो एहतजाज था उसको हाईजैक कर लिया जो दहशतगर्द तंजीमें थीं, दाइश ने, अलकायदा ने। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो सीरिया बशार अल असद के जो सबसे बड़े इत्तेहादी थे रूस और ईरान, उसकी सपोर्ट से उन्होंने उस अपराइजिंग को डिफीट किया और बशार अल असद हैरान कुन तौर पर सर्वाइव कर गए। लेकिन शहबाज, जब अब इनकी हुकूमत का हुआ है तो तमाम जो जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ था, किसी जो वेस्टर्न इंटेलिजेंस हो या मिडल ईस्ट के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, उन्होंने ये एंटिसिपेट नहीं किया था। मसलन 11 रोज़ पहले जब ये डोमेस्कस का फॉल हुआ, दमिश्क का जो सबसे बड़ा शहर था, दूसरा बड़ा शहर जो शाम का इदलिब, वहाँ पर पहले अचानक से सरप्राइज अटैक किया जो अपोजिशन फोर्सेस थी जिनको लीड करते हैं HTS भी उसे कहते हैं, तहरीर अल शाम, उसने सबसे पहले कब्जा किया। और फिर विद इन नो टाइम दमिश्क में हमने देखा कि वो फॉल हुआ। जो बशार अल असद थे वो भागने पर मजबूर हुए, उन्होंने जाके रूस में पनाह ले ली। और एक सिमिलैरिटी है अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ, यानी कि काबुल फॉल हुआ और दमिश्क, और बड़ी इंटरेस्टिंग क्रोनोलॉजी है कि इतवार के रोज़ ही फॉल हुआ था काबुल में भी। 11 रोज़ के अंदर ही जो मुख्तलिफ जो अपोजिशन की फोर्सेस थी अफगानिस्तान में, तालिबान ने किस तरीके से वहाँ पर वो आ गए इक़्तिदार में, और अशरफ गनी जो भागने पर मजबूर हुए, बशार अल असद भी इसी तरह से वहाँ से भागने पर मजबूर हुए। तो अब इशू जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आगे क्या होगा इसके हवाले से। बिफोर गोइंग टू दैट पार्ट, ये जिस तरह फरमा रहे कि ऑल ऑफ सडन हुआ, वन आफ्टर अनदर सिटी उन्होंने कंकर किया, इसमें जिस तरीके से उनको इसराइल की तरफ से एरियल सपोर्ट मिली है, उन्होंने जो बम्बार्डमेंट की और वहाँ से उनके लिए रास्ता हमवार किया है, और अमेरिका की तरफ से भी इस तरह के सिग्नल्स आए कि जैसे ऑल दो बाद में उन्होंने कहा जी हमारा इस तब्दीली से कोई ताल्लुक नहीं है। तो डोंट यू थिंक ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड इसके ऊपर ये एक अटेम्प्ट थी जिसमें वो बड़ी एक लाइटिंग स्पीड से उन्होंने मूव किया और उन्होंने टेक ओवर कर लिया? देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि 11 रोज में ये सब कुछ हुआ है, लेकिन उसका आगाज मैंने जैसे बताया कि 2011 में हुआ था। एक अनसर्टनिटी तो थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो तहरीर अल शाम या जो अपोजिशन या बशार अल असद मुखालिफ जो वहाँ पे ग्रुप हैं, उनको सपोर्ट CIA भी कर रहा था। एंड डोंट फॉरगेट कि सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था तुर्की ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। आप समझ लें कि तुर्की के लिए शाम ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान है। जैसे हम पर यह आता है कि हमने अफगान तालिबान को जिस तरीके से सपोर्ट किया, तो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है कि ये बड़ा जल्दी में हुआ, लेकिन कहा यह जाता है कि वेल कोऑर्डिनेटेड था। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि रूस इस वक्त प्री ऑक्यूपाइड है यूक्रेन में, ईरान को जो हालिया सेटबैक हुआ है, जो एक्सेसिव रेजिस्टेंस कहते हैं, जो उनके ग्रुप्स वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, उनको गजा के अंदर हमास हो, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो, उनको बहुत ज्यादा सेटबैक मिला। फिर जो ये जो एक क्रिटिकल पॉइंट है, आपने इसराइल के ऊपर मैं आऊंगा, सीरिया जो है वो सबसे अहम सप्लाई रूट था। जो हिजबुल्लाह को जो भी ईरान वेपन सप्लाई करता था वो शाम के जरिए करता था। तो जो इसराइल ने क्या काम किया है कि इसराइल ने जैसे ही ये फॉल हुआ असद रजीम का, तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल, जो इसराइल कहता है कि उन्होंने अपनी तारीख की सबसे ज्यादा बड़ा एरियल ऑपरेशन किया है। कुछ 450 के करीब उन्होंने वहां पर जो हदफ हैं उनको निशाना बनाया है। जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो नेवल बेसिस हैं, जो उनके फाइटर जेट्स हैं, उनको बेसिस हैं, उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। और फिर गोलान हाइट्स जो सीरिया का इलाका था, 1967 की जो अरब इसराइल वॉर थी, उस पर उन्होंने कब्जा किया। फिर बीच में एक बफर जोन था जहां पर UN की फोर्सेस डिप्लॉय थी, अब वहां पर भी जो इजरायली फोर्सेस हैं वो पहुंच गए हैं। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये जो रजीम चेंज वहां पे हुआ है, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहां पर जो असद रजीम था उसके खिलाफ जो इल्जामात हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने वहां पर लोगों पर जुल्म किए। जब मौका था निगोशिएट करने का, जब देखा कि पॉपुलर अपराइजिंग हो रही है, और एक अटेम्प्ट भी हुई दोहा में
कि आखिर निगोशिएट कर लिया जाए अपोजिशन की जमातों के साथ, बशार अल असद को गिव एंड टेक करके मामलात को तरीके से हल कर रहे हैं। लेकिन जो डिक्टेटर्स होते हैं, आपको पता है कि वो अपनी शिकस्त नहीं मानते, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे मुल्क की जो सलामती है उसको दांव पर लगा दिया। लेकिन इसका जो नेट अब जो नुकसान है वो आप देख सकते हैं कि सीरिया के अवाम तो इस तब्दीली से खुश हैं। आज भी जुमा था, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले, उन्होंने सेलिब्रेट किया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या शाम जो है इस सारी तब्दीली के बाद एक यूनाइटेड कंट्री रह सकेगा? अगर आप इसराइल को देखें, वो तो चाहता है कि शाम जो है वो बस एक टूटा फूटा मुल्क हो, एक यूनाइटेड सॉवरन कंट्री ना रहे, क्योंकि उसकी सरहदें उसके साथ मिलती हैं। सीरिया की जो पॉलिसी रही वो ईरान का सपोर्टर था और फ़लस्तीन के हक में भी वो बात करता था, इसराइल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट था। तो ये इवॉल्विंग वहाँ पर सिचुएशन है और सीरियस आई थिंक सिचुएशन है। आप देखते हैं कि हालात किस करवट बैठते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पर जो अपोजिशन की जमातें अब इक़्तिदार में आई हैं कि किस तरह का निज़ाम हुकूमत वहाँ पर होगा। एक खदशा ये भी है कि जिस ग्रुप ने अब वहाँ पर कब्जा किया है वो माजी में अलकायदा की एक शाख था। तो क्या वहाँ पर जो तर्ज हुक्मरानी होगा वो एक डेमोक्रेटिक होगा, या जिस तरह अफगानिस्तान में हमें एक निज़ामी हुकूमत नज़र आता है उस तरह का निज़ामी हुकूमत होगा? देखते हैं आगे क्या होता है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।